नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। ये शेर बहुत आला है और बहुत अहम भी है और इंसान अगर इस शेर को अपनी ज़िंदगी में संभाले तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये समझता हूँ इसी शेर से सीख लेते हुए डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब ने एक शुरुआत की होगी। वो मूलतः नवाबगंज के रहने वाले हैं और नवाबगंज किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। बरेली में नवाबगंज एक ऐसी जगह है जहाँ से ढेरों डॉक्टर निकले हैं और उसी में से एक डॉक्टर है डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब। वो ना ही सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि उससे बेहतर उन्होंने कई मिसालें भी कायम की हैं। मैं तमाम बातों को जब जिक्र करूँगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुकाम को ही मंजिल नहीं समझ लिया, उससे आगे बढ़ते हुए भी लगातार चलते चले गए। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज जिसने ढेरों डॉक्टर दिए हैं, वहाँ से उनकी इंटर तक की तालीम हुई और उसके बाद उन्होंने हल्द्वानी के सरकारी कॉलेज से जो है MBBS की पढ़ाई पूरी की। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव थे, वालिद की तबीयत ख़राब थी लेकिन उसके बाद भी लगे रहे जज्बे के साथ और MBBS कंप्लीट किया। जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार लगे रहे और सरकारी सेवाओं में देने के बाद अभी भी वो सरकारी सेवा में है टनकपुर में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ और मसले थे, कुछ परेशानियाँ थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो है उससे वो कभी नहीं भागे। और आखिरकार जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है किसी के लिए भी, शादी का, उस पर भी उन्होंने एक मिसाल कायम की, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए इंसान और एक ऐसे इंसान, एक ऐसा परिवार जिसका मैं ये कह सकता हूँ कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी निकालना, वो वाले हालात थे। और बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए आर्थिक सहयोग, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार आगे बढ़ते रहे। और जब उन्होंने शादी की तो एक मिसाल कायम की है पूरी नवाबगंज के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए। और उन्होंने बिना दहेज के शादी भी की है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में तमाम बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो सोच है वो कहाँ से डेवलप हुई और क्या पैगाम देना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, जो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, टनकपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ज़बरदस्त शख्सियत हैं। जाहिर सी बात है कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो वो ज़मीन की बात करते हैं और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक छोटा सा तारुफ और इंट्रोडक्शन है ये आपका, कहने को बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं खुद ही जानता हूँ कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है और ख़ास तौर से उस दौर में जब संसाधन नहीं थे, और जब आपके पास भी संसाधन नहीं हो तो डबल मुश्किल हो जाती है। आपने डॉक्टर बने और फिर उसके बाद मुकाम हासिल किए। कुछ इजाफा करना चाहें जो मैंने बातें कही तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। लगभग सारा ही आपने बता दिया है जी। मैंने श्री कृष्ण इंटर कॉलेज नवाबगंज से सन 2004 में 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी से पास की थी। उसके बाद बरेली कॉलेज बरेली से BSc 2007 में पास किया। फिर इसी बीच पापा को कैंसर हो गया था, उनके इलाज की वजह से पढ़ाई छूट गई। एक बार पापा के ठीक होने के बाद दोबारा फिर पढ़ाई करना शुरू किया। फिर ऑल इंडिया PMT जो अब तो बंद हो गया है, उस वक्त होता था, उसमें उसके ज़रिए मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी 2010 बैच से। वहीं से मैंने MBBS की पढ़ाई पूरी की है। जैसा आपने बताया कि इंटर्नशिप के दौरान पापा का इंतकाल भी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें, फिलहाल मैं एक बात और भी जोड़ता चलूँ और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कहना चाहिए इंसान को, मज़हब इस्लाम में ये बात का जिक्र किया गया है कि किसी की अगर मदद करो तो जिक्र ना करो, लेकिन जिसके ज़रिए से हो उसका ये हक बनता है वो जिक्र करे ताकि और लोग एक मिसाल के तौर पर जान सकें। मुझे याद है तकरीबन 1 साल पहले आफ्ताब साहब से मैं कभी मिला नहीं था, सिर्फ फ़ोन और फेसबुक के ज़रिए से मुलाकात हुई थी और कोरोना काल में किसी को ज़रूरत थी तो मैंने आफ्ताब भाई से कहा और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सहयोग किया किसी के लिए, एक वो भी बात है। फिलहाल मैं अब थोड़ा सा विषय की तरफ आता हूँ। पूरा ज़िंदगी का जो सफ़र है उसके मायने क्या सोचते हैं आप, क्योंकि उतार चढ़ाव रहा, एक कहना चाहिए बहुत ज़्यादा आर्थिक संपन्न फैमिली से आप नहीं रहे, किस तरह के संघर्ष की पूरी ज़िंदगी आपने जो अभी तक गुजारी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बड़ी फैमिली थी हमारी और पापा का कारोबार भी कोई अच्छा नहीं था। जब कारोबार में थोड़ा सुधार लगा था इसी बीच पापा को कैंसर हो गया। फिर जो भी सोर्स ऑफ इनकम थे लगभग ख़त्म ही हो गए थे।
उनका इलाज कराना, ये सब चीज़। इस बीच पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती रही, लेकिन साथ साथ परिवार का साथ भी मिला। माता जी ने हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाया, सिलाइयाँ की बल्कि उन्होंने रात रात में सिलाई करके पढ़ाया जैसे डॉक्टर में। फिर पापा से भी जब इलाज होकर सही होकर आया, उनसे भी जितना हो सका उन्होंने किया। बहुत बड़ा एहसान मानूँ मैं पापा का, अपने माँ बाप का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अभी आपने जो, मैं ताज़ा तरीन बात से शुरुआत करूँगा, अभी 15 तारीख को आपकी शादी हुई और आपने दहेज नहीं लिया। ये ख्यालात आज के समाज में ऐसा लगता है धूमिल हो चुके हैं, लोग भूल चुके हैं इस चीज़ को, और इसी वजह से कहीं ना कहीं शादी में अड़चनें भी आ रही हैं। बहुत सारी शादियाँ नहीं हो पाती क्योंकि दहेज का एक बड़ा बोझ है। तो ये जो सोच आपने डेवलप किया, आप एक वेल एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये ख्यालात कहाँ से है? ये अक्सर हम सभी लोग भी न्यूज़पेपर या आसपास अपने देखते रहते हैं कि दहेज के लिए नवविवाहिता को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, या फिर काफ़ी लड़कियां ऐसी देखी होंगी जिनकी दहेज ना होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही। फिर मैंने एक IAS है, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, न्यूज़पेपर में देखा था, उन्होंने बिना दहेज की शादी की थी। फिर मुझे लगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम लोग दोस्तों में आपस में मशवरा हुआ कि भाई हम लोग भी इस चीज़ को शुरुआत करेंगे, अब जो भी शादी करेंगे बिना दहेज के। तो मैं, डॉक्टर मोहसिन मसीह साहब, डॉक्टर सालिम, डॉक्टर शाकिर, इन लोगों ने सबने आपस में मशवरा किया कि जो भी शादी होगी अब हमारी बिना दहेज की। इन लोगों ने शादी भी की है और अभी 1 साल के अंदर ही इन लोगों की शादी हुई। इन लोगों ने भी बिना किसी दहेज की शादी की है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर सवाल उठता है, देखिए आपने सोच लिया कि आप दहेज नहीं लेंगे, लेकिन लड़की वाले की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि वो अपनी लड़की को बैग देंगे और बहुत सारी चीज़ें, कार देंगे, ये वो सब ख्वाहिशें होती हैं, सोना चांदी और जो भी हमारे यहाँ चीज़ें हैं, और बहुत सारी और फर्नीचर और तमाम चीज़, उनको कैसे कन्विंस किया, क्योंकि वो तो बेटी को देते हैं, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई। 2-3 जगह से रिश्ता सिर्फ इसलिए मना हो गया कि उन लोगों का कहना था हम बिना दहेज दिए शादी नहीं करेंगे। जब हम सुनते हैं कि दहेज लेने वाले बहुत हैं, तो ये मुझे ये भी लगा कि देने वाले भी बहुत हैं। काफ़ी लोगों का मतलब यही कहना था कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो उसे दहेज ज़रूर देंगे। लेकिन फिर ये जहाँ से हुआ है, डॉक्टर अबरार साहब हैं बरेली में, बहुत ही सज्जन इंसान है, काफ़ी पुराने फेमस डॉक्टर हैं, तो वहाँ भी ये बात आई थी कि भाई हमें देना होगा। लेकिन जब मैं उन्हें समझाया, मेन मकसद बताया कि मैं क्यों दहेज नहीं ले रहा हूँ ताकि से लोगों को इंस्पिरेशन, तो उन्होंने इसका, मेरी सोच का बहुत एहतराम किया और वो मान गए। जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने सामने वाले को भी, जो कि लड़की की फैमिली थी, उसको भी कन्विंस किया। ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने भी जिक्र किया। लेकिन फिर समाज का एक दायरा आ जाता है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा रकम लेते होंगे, चेक के ज़रिए ले लिया, और जो वो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे जहनों में ये बातें चलती होंगी कि भाई आफ्ताब साहब ने दहेज तो कुछ नहीं लिया, लेकिन पीछे से बहुत कुछ ले लिया। हाँ, ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आप लोगों की सोच का कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि आप सही काम कर रहे हैं, उस पर चलते रहिए, कभी ना कभी आपको लोग उस चीज़ को मानेंगे। जी, अच्छा, अब बस 1-2 सवाल और रह गए हैं। आप सरकारी सेवा में हैं, सरकारी सेवा में बड़ा प्रेशर होता है, वैसे हर सेवा में होता है, काम का प्रेशर होता है, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि आप उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं शुरू से अब तक, तो किसी तरह की कोई परेशानियाँ आती है, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, और आप तो नवाबगंज से यहाँ के बड़े सीधे लोग माने जाते हैं। हाँ, परेशानियाँ हैं काफ़ी, और इस बार तो पिछले 2 साल में जब से कोरोना आया तो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैं खुद पिछले डेढ़ साल तक घर पर नहीं आ पाया, जो भी त्यौहार वगैरह हुए उनमें भी ड्यूटी करना। लेकिन यह है कि साथ के स्टाफ वालों ने भी काफ़ी सहयोग किया, और वहाँ का अधिकारियों और नेताओं ने भी काफ़ी सहयोग किया हम लोगों का, तो प्रेशर ज़्यादा लगा नहीं है हम लोगों को। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी जिक्र किया और मैं भी जानता हूँ क्योंकि आपसे पहले से मुलाकात है मेरी, बड़ा करीब है यहाँ से टनकपुर, बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। कोरोना आया और बीच में चला भी गया, फिर भी आप 1-1.5 साल नहीं आ पाए, ये बहुत मुश्किल होता है घर से इतने टाइम दूर रहना।
तो किस तरह से ये अपने आप को उस तरह से डेवलप करता है? बस हो गया, डेली घर पे बात होती थी, अम्मी से भी होती थी, वो रोती थी कि भाई ख्याल रखना अपना, हर माँ को ही होता है। ये रहता था कि भाई मिलने का, फिर ये था कि आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी अच्छा हो गया है, तो वीडियो कॉल कर ली, फ़ोन पर बात करके इस तरीके से हो जाता था। जी। अच्छा, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सब बातें हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ की और आपकी ज़ाती ज़िंदगी से। आगे क्या आपका क्या प्लान है? क्योंकि सरकारी सेवा में हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, आगे लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाते हैं, लेकिन और भी कुछ ख्यालात जहन में होंगे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, पिछले 2 साल पहले मेरा परमानेंट हो चुका है, उत्तराखंड सरकार में ही, टनकल में ही पोस्टिंग है। अब यह है अभी तो प्लान यही है कि सरकारी सेवा ही रखना है, लेकिन साथ साथ एक ये भी है, मैं और जो मैंने बताया था डॉक्टर मोहसिन, हम लोगों का प्लान है, और हैं डॉक्टर तस्नीफ है नवाबगंज के, हम लोगों का है कि एक फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल नवाबगंज में बनाया जाए। यह पता नहीं क्या बदकिस्मती है नवाबगंज की, इतने सारे डॉक्टर निकलने के बाद भी आज भी उस लेवल की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और वो भी खासकर गरीब तबके के लोगों को है। तो उनके लिए सोच है कि चल रहा है इस पर भी काम कि जल्द से जल्द एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे गरीब तबके के लोगों को फ्री इलाज मिल सके नवाबगंज में। जी। मैं बस आखिरी बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ होती है, और जहाँ पर आप जैसी शख्सियत हो जिसके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी घर की भी है, इतनी मसरूफ़ लाइफ के बीच अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब क्या करते हैं? अगर चाहें तो आप रोशनी डाल सकते हैं उसमें। मनोरंजन के बीच में कभी समय मिलता है तो वहीं दोस्तों साथी स्टाफ के साथ आसपास का घूमने निकले। आप भी आइए कभी उत्तराखंड, देखिए जी। घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख के सारी थकान, सारी दिमागी टेंशन दूर हो जाती है। अगर आप हमारे ज़रिए से कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ताकि एक जो ख़ास तौर से नई जनरेशन है, नई नस्ल है, और आने वाली नस्ल नवाबगंज की, बरेली की, वो आपसे सीख लेते हुए, क्योंकि मेहनत से आपने पढ़ाई की, कम संसाधन में पढ़ाई की, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत जो पल है शादी का, वो भी एक मिसाल के तौर पर कायम किया। कोई पैगाम देना चाहते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि और लोग बहुत कुछ सीख सकें इससे। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं MBBS कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस इसके लिए ज़रूरी है लगातार पढ़ाई में मेहनत करते रहना, और वालिदैन के लिए ज़रूरी है वो कुछ भी हो जाए बच्चों की पढ़ाई किसी भी कीमत पर ना छुड़ाएं, बच्चों को पढ़ाते रहें, मेहनत करें, उन पर इंस्पायर करें पढ़ने के लिए, तो बड़े आराम से डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी एक अच्छी पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं। और रहा बात शादी दहेज के लिए, तो सारे लोग देख रहे हैं आज दहेज की वजह से क्या क्या हो रहा है। शादियां लड़कियों की देर से हो रही हैं, काफ़ी नवविवाहिता मार दी जाती हैं। तो ये जितना हम इससे बच सकें, दूर रहें, तो बेहतर होगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से नवाबगंज का नाम रोशन करते रहें, अपने माँ बाप का रोशन नाम करते रहें, और क्योंकि शादी जल्दी हुई है अभी आपकी, इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया सर। हमारे साथ थे डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में कम शब्दों में ज़्यादा बात कही। यकीनन एक डॉक्टर आगे बढ़कर समाज के लिए इतनी बड़ी मिसाल कायम करे तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोरोना काल में भी उन्होंने बेहद खामोशी से हज़ारों हज़ार रुपए की लोगों की मदद की, जिसका एग्जाम्पल एक मैं भी हूँ। मेरे कहने पर उन्होंने किसी की मदद की थी, ये भी मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर भी उन्होंने लगातार काम किया। इस तरह की मिसाल समाज में हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम बहुत सारे आदर्श मानते हैं अपने आप, बहुत सारे लोगों को आदर्श मानते हैं अपना, लेकिन अगर अपने आसपास हमें कोई ऐसा आदर्श मिल जाए जो अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के बाद भी सफलता की उस मंजिल पर पहुंच जाए जो वो हासिल करना चाहता है, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और फिर उसके बाद वो और मिसाल कायम करते, जब शादी करे और दहेज ना ले, तो और कुछ हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर वो सामने आ जाता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।